वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तीन इक्वेशंस मैंने लिखी हूँ, तीनों में मैंने जी के साथ प्लस माइनस दोनों साइन लगाए। अगर बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी अगर डाउनवर्ड मोशन में होती है तो हम वी आई की वैल्यू रखते हैं 0 और वी एफ की वैल्यू होती है नॉट इक्वल टू 0 और जी की वैल्यू प्लस में। और अगर बॉडी नीचे से ऊपर जा रही होती है तो ऊपर जाते जाते फाइनल स्पीड हो जाती है 0, इनिशियल स्पीड होती है नॉट इक्वल टू 0, जी के साथ आप लगाते हैं नेगेटिव साइन। अब अगर मैं सिर्फ डाउनवर्ड मोशन के बारे में अगर बात करूं इन तीनों में से, तो मैंने देखो पहली इक्वेशन लिख दी वी एफ, जी के साथ में लगाऊंगा प्लस साइन, सही है। वी आई हो जाएगा 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वी एफ इक्वल टू 10t, ये डायरेक्ट इक्वेशन हो सकती है। इसी तरह से इनिशियल स्पीड अगर 0 रखी जाए तो ये वाला पूरा फैक्टर ख़त्म, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये बन जाएगा h इक्वल टू 5t², 2 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 20, तो ये बन जाएगा 20h इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। वी आई 0 है। अगर हम अपवर्ड मोशन की बात करेंगे तो वी आई इक्वल टू 10t हो जाएगा इसी तरह से, क्योंकि वी एफ को आप 0 रखेंगे, जी के साथ माइनस साइन लगाएंगे तो ये माइनस का जी टी वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस साइन खत्म। और इसी तरह से ये बन जाएगा h इक्वल टू, इसमें वी आई 0 नहीं होगा लेकिन जी के साथ साइन आप लगाएंगे माइनस साइन, और 20h इक्वल टू वी आई स्क्वायर। ये 20h हो जाएगा माइनस का क्योंकि वो अपवर्ड मोशन है, और वी एफ 0 हो जाएगा और ये माइनस का वी आई स्क्वायर बनेगा, माइनस माइनस कैंसिल। तो इन इक्वेशंस को आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाए ज़रा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पे, ये सारी वर्किंग में लास्ट क्लास में आपको करवा चुका हूँ। आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल एक ही क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है इसका, उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलें लिखें। यार ये मैं कसम से जानबूझ के नहीं कर रहा। आइए बेटे आइए, मैं आप ही का वेट कर रहा था, आइए। हाँ भाई तो शुरू करें, तैयार हो तुम लोग? भाई बैग हटाओ, देख रहे हो बादशाह सलामत खुद चल कर आए हैं, आप बैग नहीं हटा रहे हैं, तमीज ही नहीं है। चलो भाई लिखो। a ball is dropped, a ball is dropped from, a ball is dropped from a certain height, a ball is dropped from a certain height, can reach the ground, can reach the ground in 5 seconds, can reach the ground in 5 seconds. It is stopped, it is stopped after 3 seconds, it is stopped after 3 seconds of its motion, and then allowed, and then allowed to fall again. Collate, calculate, collate, collate का मतलब calculate, calculate the time, calculate the time to reach the ground. आइए बेटे आइए, calculate the time to reach the ground for remaining distance. ये बताओ तुम लोगों की आवाज बुरी तो नहीं लग रही? तो इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ, तुम लोगों को क्या लग रहा है मैं तुम लोगों को सुकून देने के लिए आऊँ यहाँ? हाँ, फॉल अगेन। मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा सुन लें। A ball is dropped from a certain height, a ball is dropped from a certain height, can reach the ground in 5 seconds, it is stopped after 3 seconds, उसके बाद क्या था, of its motion and then allowed to fall again, और calculate the time to reach the ground for remaining distance, यही ना? अच्छा ये बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है?
ये अच्छा, बल्कि पहले इसका ऑप्शन लिखो, उसके बाद डिस्कशन करते हैं इसकी। इसका एक ऑप्शन आप लिख दें 2 सेकेंड्स, एक ऑप्शन लिख दें 4 सेकेंड्स, एक ऑप्शन लिख दें इसका 12 सेकेंड, और एक ऑप्शन लिख दें 8 सेकेंड्स। क्या आंसर होना चाहिए आपके ख्याल में इसका? 8, 2 सेकेंड। अच्छा, जो बच्चे 2 सेकेंड्स कह रहे हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक उनके जहन में लॉजिक शायद ये होगी कि 5 सेकेंड इसको लगने थे टोटल, 3 सेकेंड तक इसको गिरने दिया गया, रोक के दोबारा फिर छोड़ दिया, तो 3 सेकेंड गुजर चुके थे, मजीद 2 सेकेंड में शायद बाकी का डिस्टेंस कवर होगा। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये कि देखो, ये बताओ, फ्रीली फॉलिंग बॉडी जब होती है कोई, तो उसमें हर गुजरने वाले सेकंड के अंदर कवर होने वाले जो डिस्टेंस होता है, वो सेम डिस्टेंस होता है या डिफरेंट डिस्टेंस होता है? अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? अबे अलग अलग डिस्टेंस होगा। चलो मैं यही बात अलग अंदाज में पूछता हूँ। ये बताएं, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, सही है, कुछ भी नंबर ऑफ सेकंड्स के लिए वो फ्री फॉल मोशन में है, कोई भी टाइम है उसका, तो हर सेकंड के बाद उसकी एक ही स्पीड रहेगी या स्पीड चेंज हो रही होगी? तो फिर जब आप ये बात आपको पता है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी की स्पीड हर सेकंड बाद चेंज हो रही है, ये भी आपको पता है चेंज कितना आता है, 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आता है फ्री फॉल मोशन में। 9.8 को मैं राउंड ऑफ करके 10 कह रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जब आप लोग ये बात कह रहे हैं, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि फ्री फॉल मोशन में जब कोई बॉडी होगी तो उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, हर सेकंड बाद स्पीड चेंज हो रही होती है। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि उसका हर सेकंड में कवर होने वाला डिस्टेंस कांस्टेंट होगा? भाई एक बॉडी है, एक सेकंड में चल रही है किसी स्पीड से, अगला सेकंड यानी एक सेकंड वो किसी और स्पीड से चलती है, फिर उसका एक और सेकंड वो किसी और स्पीड से चलती है, तो हर एक सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर होगा? डिफरेंट डिस्टेंस कवर होगा ना। तो पॉइंट यहाँ पर ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि आप इस बॉडी को अगर 5 सेकंड तक कंटिन्यूस मोशन में रखते तो ये 5 सेकंड में जमीन पर पहुंच जाती। यानी जो भी इसकी हाइट है ना, उसको आप ऐसा छोड़ते हैं ना, तो एक सेकंड बाद इसकी स्पीड हो जाती है 10, जीरो से बढ़कर 10, 2 सेकंड बाद 20, 3 सेकंड बाद 30। अभी जो 10, 20, 30 हम बात कर रहे हैं एक एक सेकंड, तो पहले सेकंड में अगर सपोज करो ये डिस्टेंस कवर हुआ है जीरो से लेकर 10, तो क्या अगले सेकंड में यही डिस्टेंस कवर होगा? इसका ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, क्योंकि अगला सेकंड जो है ना, वो 10 की स्पीड से स्टार्ट होगा। ये वाला सेकंड जीरो से स्टार्ट हुआ, 10 मीटर पर सेकंड पे एंड हो गया। अब जो अगला सेकंड आएगा ना, वो 10 से स्टार्ट होगा, 20 पे एंड होगा, तो उस ड्यूरेशन में ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा। उसके बाद का जो एक और सेकंड आएगा उसमें और ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा। तो यहाँ पर देखो, मैं अगर इसकी एक डायग्राम ड्रॉ कर दूं तो मुझे समझाने में आसानी हो जाएगी। यहाँ से आपने उसको ड्रॉप किया और सपोज करो कि ये है ग्राउंड लेवल, और इनिशियल स्पीड इसकी थी यहाँ पे 0, और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगना था वो था टाइम 5 सेकेंड्स का। और जो हाइट इसने यहाँ से यहाँ तक कवर करनी थी वो हाइट है h, जो कि हमें बताई नहीं गई है। अब आपने इसको यहाँ से छोड़ दिया, एक सेकंड के बाद इसकी स्पीड 0 से बढ़कर यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, फिर 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड यहाँ हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ पर इसकी स्पीड हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। और आपने इसे यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के बाद रोक दिया। अब इसका एक हिस्सा क्वेश्चन का हमारा ख़त्म। यहाँ पर पहुँच जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसे मैं नाम दे देता हूँ h1, ये डिस्टेंस आपको नहीं बताया गया। और ये h1 डिस्टेंस कवर करने में इसको टाइम लगा है t1, जिसे मैंने नाम दे दिया 3 सेकेंड। बताएं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आपने करना ये है कि यहाँ से आप इसे दोबारा से छोड़ देंगे गिरने के लिए। अब इसकी स्पीड यहाँ पे फिर कितनी होगी? फिर 0 स्पीड होगी। यहाँ पे रोका पहले, फिर वापस चला दिया। तो अब बताएं कि इसे यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? ये टाइम आपको चाहिए। 2 सेकंड का टाइम कभी भी नहीं होगा ये, तो इसलिए तो पहला वाला ऑप्शन उसको तो हटा ही दें। अच्छा, इनमें से देखो, अगर मैं इसे कहता हूँ, सपोज करो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, ये तीनों डाउनवर्ड मोशन की इक्वेशन आपके पास रजिस्टर में लिखी भी है। इनमें से ये कौन सी इक्वेशन का केस बन रहा है? 1, 2 या 3? 2 का। 2 का ही केस बनेगा ये। अच्छा, 2 का जब आप केस बनाएंगे ना, तो देखें 5 इसमें कांस्टेंट है, टाइम आपको कैलकुलेट करना है, हाइट आपको दी भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हाइट पता होनी चाहिए। रिमेनिंग हाइट पता चलेगी तो रिमेनिंग टाइम पता चलेगा। तो इस रिमेनिंग हाइट को निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है। देखो, 3 हाइट का यहाँ पे जिक्र नजर आ रहा है मुझे। इसे मैं नाम दे देता हूँ h1, इसे मैं नाम दे देता हूँ h2, और ये जो हाइट है ना, इसे कह देते हैं हाइट h। 3 हाइट लिखी हुई दिख रही है इसमें, h1, h2 और h। इन तीनों को आप रिलेट कर सकते हैं किसी तरह से?
नहीं कंपेयर रिलेट करें, मतलब H1 को क्या करूं कि ये इन दोनों के साथ कनेक्ट हो जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड क्या किया जाए। ये भी कह सकते हैं H2 नहीं H1 में से, ये बड़ा डिस्टेंस है, अगर आप इस H1 में से इस H2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो H आ जाएगा, सही ना। कितना 50 नहीं आना चाहिए। देखो ये जबानी कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन पहले जरा इक्वेशन समझ लें, दो तरीकों से उसको समझ सकते हैं। ये जो H1 हाइट है ना, ये बराबर दिख रही है H2 और प्लस H, या तो यूं कह लें या फिर ये कह लीजिए कि H1 में से अगर आप ये H2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस आएगा। और कैसे आएगा डिस्टेंस, आपने 50 मीटर कैसे बोला, क्या कैलकुलेट की, कैसे की, 125 सही आई है। कितनी आई 70, ये आपने गलत कैलकुलेट किया, देखें दोबारा से। वर्किंग सही है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। ये देखो ये जबानी होने वाली कैलकुलेशन है भाई। मुझे बताइए अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कैलकुलेट करनी है तो मुझे टाइम पता है, हाइट चाहिए, इनमें से कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा इस पर, सेकंड वाला लगेगा। आप यहाँ पे लिखेंगे टी के जगह पे 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 इंटू 5 125। तो देखिए मैंने यहाँ पे इधर मेंशन कर दिया, जो H1 हाइट है ना ये 125 मीटर है। अब आइए जरा इस वाले डिस्टेंस के ऊपर, सही। टाइम कितना है यहाँ पर 3 सेकंड, दोबारा से इसी फॉर्मूले पे आइए, टी का स्क्वायर 9, 9 5 45, तो ये हो गई H2 हाइट, ये हो जाएगी H2 इक्वल टू 45 मीटर। अब आप जरा इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, आपको ये वाली हाइट पता चल जाएगी, कितनी आ जाएगी 80। अब आपको हाइट पता चल गई, ये वाली 80 मीटर की हाइट अभी बाकी है, इसका आपको टाइम चाहिए 80 मीटर की हाइट कवर करने के लिए फ्री फॉल मोशन में कितना टाइम लगेगा, ये सवाल है असल में। इसको भी जबानी सॉल्व करते हैं, जरा सोचो, यहाँ पे लिखा हुआ अगर 80 तो आप इस 5 को क्या करेंगे वहां जाके, 80/5 क्या आएगा 16, 80/5 क्या होगा 16, और ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो टी की क्या वैल्यू बनी, कौन सा आंसर सही हुआ 4 सेकंड वाला। लेकिन अभी इस तरह जबानी ना करना, अभी आप इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि आप पहली बार ऐसा कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो वर्किंग आपको पता होनी चाहिए क्या है। तो चलो सबसे पहले, और ये डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लेना ताकि ना इस डायग्राम से आपको खुद ही समझने में आसानी होगी जब आप बाद में कभी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं सबसे पहले H1 हाइट कैलकुलेट कर रहा हूँ, और H1 हाइट के लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, H1 इक्वल टू 5t स्क्वायर, यानी के H1, यार मैं देख रहा हूँ क्लास का माहौल है थोड़ा अजीब सा लग रहा है, खैरियत तो है, कोई टेंशन वेंशन तो नहीं तुम लोगों को। आज मंडे, तो ये मंडे टेंशन है यानी ये क्या बात हुई आज मंडे जल्दी, क्या पहले भी इसी टाइम पे उठे थे, तब पहले पिछली बार से भी 10 बजे क्लास हुई थी, लेकिन तुम लोग चार्ज थे थोड़े थोड़े, आज ऐसा लग रहा है जबरदस्ती भेजे गए हो, आए नहीं हो बल्कि भेजे गए हो। भाई देखो खुद से जाग जाओ, वरना मेरे पास अजियत देने के बहुत तरीके हैं। जैसे अभी तुझे करके बताता हूँ, सबर कर, बहुत तुझे शौक है ना अजियत का, 2 मिनट रुक जरा, समझे ऐसे कोई शॉकिंग बच्चा पढ़ा रहा हूँ ना मैं इस साल। हाँ भाई, तो ये हो गया 45 मीटर। अब आ जाइए आप टाइम के ऊपर, नहीं अब आ जाइए पहले हाइट के ऊपर, जो रिमेनिंग हाइट है इसे हमने नाम दिया हुआ है H। तो भाई इस हाइट को हमने नाम दे दिया H, जो कि डायग्राम के हिसाब से हमें दिख रहा हैगा कि H1 बराबर है H प्लस H2, यानी कि H बराबर हुआ H माइनस H2, यानी कि 125 माइनस 45, यानी कि 80, यानी कि अब आप देखें टाइम निकाल सकते हैं। यार ये ना मैं एक नया जुमला लाया हूँ इस साल, यानी कि मैं हर क्लास में ना इसकी तस्वीर पढ़ रहा हूँ और मैं जुमलों को मशहूर कर रहा हूँ आजकल। लेकिन तुम लोग घर पे जाके इस तरह मत बोलना, जैसा आपने घर जाके सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, यानी के मैं आ गया, ये सब मत करना घर जाके अजीब सा लगेगा। अम्मी मुझे देर हो रही है, यानी के मेरा टाइम हो गया जाने का। कैलकुलेशन पे ना जाए, ये बताएं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये पास पेपर का क्वेश्चन है, मैंने को अपनी मर्जी से नहीं कराया। ये देखो यहाँ सेल्फियाँ ली जा रही हैं, क्लास के टाइम पे यहाँ न्यूमेरिकल चल रहा है, ये खातून सेल्फियाँ ले रही हैं, और वो भी कैलकुलेटर से। अच्छा फोन है,
अबे भाई लिख लेना डायरेक्ट। अजीब तुम लोग के काम है, मेरी समझ से बाहर हो तुम लोग। यानी के एक तरफ पढ़ाई चल रही है और एक तरफ इसको अलग रखिए, ये डायग्राम है। हाँ जी, ये बताओ ये कितने? झूठ बोली, नजर नहीं आ रहा। ये कैसे पता लग रहा है ये दो हैं? तो मैं क्या तुझे बोर्ड करीब से पेश करूं, क्या करूं? या तो जगह चेंज करें या तो कुछ उस तरफ हो जाए। बैठना भी इधर है, अच्छा। तो तुम्हारी फरमाइशों से मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, तुम्हारी बड़ी खतरनाक फरमाइश है। बैठना इधर ही है और साफ नजर आना चाहिए। हाँ भी डन है। क्या? अच्छा भाई देखो, ये फ्री फॉल मोशन के जो मामला थे ना, उनको यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है, क्या नजर आ रहा है बहुत? अरे यार, ठीक है भाई। कोई स्टूडेंट आप में से एक ना जहमत करे और ना इनको सर को ना, भाई ताहिर को बोर्ड की तस्वीर सेंड कर दें, ये ग्रुप पे भेजेंगे। हाँ, सुन लिया सबने? कोई एक ये काम कर ले आप लोगों में से कोई भी। ताहिर, हाँ। अबे ताहिरा नहीं, ए हटाओ भाई, क्या हो गया? इस मुंह की ताहिरा हो सकती है कभी? कैसी बातें करते हो तुम लोग? दिमाग दिमाग खराब है क्या? इन लोगों को हर बात में तफरी करनी है खाली बस। ये कंफर्म मैं बता रहा हूँ, ये किसने बोला था ताहिरा वाली बात? बताओ। ये कंफर्म यहीं की स्टूडेंट है, ये इंटर में यहीं पढ़ रही है जो भी है ना? ये इंटर में यहीं पढ़ रही है ना? मुझे पता था ये पुराना सामान है कोई। मैं है? अच्छा, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? अबे इल्जाम नहीं लगा रहा, कैसी बातें कर रही है भाई? मैं ये कह रहा हूँ, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि जिसने ये बात बोली है वो यहीं की स्टूडेंट है, मतलब फर्स्ट या सेकंड में यहीं पढ़ रही है, मतलब है। इल्जाम नहीं लगाया मैंने किसी पर, फजूल बातें ना करें। हाँ भाई डन। चलो भाई मोमेंटुम पे आ जाओ। मोमेंटुम यार, तुम इसकी तरह बोर्ड की तस्वीर पे जरा नूरानी से। वो ग्रुप पे होगा ना, वो भेज देगा ना उन्हें। मेरे ख्याल में वो बोर्ड की शायद तस्वीर ग्रुप पे भेजने की शायद यही वजह है। तो तुम लोग ये कर लो तो मैं फिर इसको मिटाऊं। भाई जल्दी कर ले, तू क्या मैसेज पढ़ने बैठ गया? तस्वीर तो ले ले पहले। अपने कामों में लग गया, हम यहाँ वेट कर रहे हैं। अच्छा हो गया आप, बट ठीक है। वो अपने कामों में लगे, हम वेट करेंगे ना, आप सब तस्वीर खींचे तो हम आगे चलें। भाई कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार ये? इस तरह के अल्फाज से परहेज करें, गंदी बात। हाँ भाई मोमेंटुम। नेक्स्ट टॉपिक क्या आया है? मोमेंटुम। कौन है ये? मोमेंटुम। हाँ भाई देखिए, मोमेंटम के बारे में दो बातें मैं आपको पहले लिखवाऊंगा, फिर मैं उसको समझाऊंगा कि ये कि हु शी। तो चले भाई, वाईफाई का पासवर्ड है, लिखो XYZ कैपिटल में, और उसके बाद लिखो लाम मीम नून, ये भी कैपिटल में आएगा। मतलब तू पागल वागल तो नहीं है? मैं तो यहाँ वाईफाई का पासवर्ड बताने के लिए आया हूँ। सर वाईफाई का हम खुद 4G पे काम चला रहे हैं, ये हमसे वाईफाई का पासवर्ड पूछ के और जला रहा है। अल डैश।
फौरन टाइप, मेरे बोलते बोलते टाइप कर लिया था इसने, इतनी जल्दी थी इसको। बहुत अच्छा किया तुम, अकलमंद इंसान हो। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय अ बॉडी। भाई तुझे क्या ऐसी अर्जेंसी आ गई, मुझे बता, कोई जरूरी काम है? कोई जरूरी काम है नेट का? हाँ, वो भेजना, बाद में भेजना, जल्दी नहीं है, कोई क्लास के बाद भेज दिएगा। इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। बट ठीक है, और वैसे कोई जल्दी नहीं है, क्लास के बाद भेज दिएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा भाई देखो, फिजिक्स के बारे में एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप फिजिक्स पढ़े ना, तो एक डेफिनेशन जरूर रखा करें जहन में कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, सही है। और वैसे देखो, एक तो डेफिनेशन वो है ब्रांच ऑफ फिजिक्स वाली, जो हमें याद है, लेकिन वो जो ना जरा सी किताबी जबान है। मैं इस वक्त जो ना वो बुक वाली जबान की बात नहीं कर रहा, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो उस बुक वाली डेफिनेशन के साथ साथ अपने समझने के लिए एक और बात जहन में रखा करें कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। फिजिक्स मेजरमेंट्स की साइंस होती है, हमें हर चीज की कैलकुलेशन करनी होती है। हम फिजिक्स में जिस चीज के बारे में भी बात करते हैं, उस चीज के बारे में आप अंदाजों में बातें नहीं करते। बल्कि मुझे याद है, मैंने आप लोगों की ही क्लास में, लास्ट क्लास में, ये अंदाजे के ऊपर कुछ बयान भी किया था, शायद आपकी क्लास थी, पता नहीं कोई और क्लास थी, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो कम या ज्यादा नहीं होता, हमेशा सिचुएशन के हिसाब से वैल्यू कम या ज्यादा होती है ना। तो ये असल में मेजरमेंट्स की साइंस है, हम हर चीज की इसमें कैलकुलेशन करते हैं, और उसे फिर किसी भी हालात या सिचुएशन के ऊपर रखकर उसको चेक करते हैं कि भाई ये क्या इसके ये बड़ी वैल्यू कहलाएगी, छोटी वैल्यू कहलाएगी, जो भी इस मामला आ रहे हैं। तो इसी तरह से मोमेंटम जो है, ये फिजिक्स का एक टॉपिक है। तो हम मोमेंटम की जब बात करेंगे, तो मोमेंटम की जो थियोरेटिकल डेफिनेशन है मैंने लिखी बोर्ड पर, क्या लिखी हुई है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। किसी बॉडी की किसी बॉडी की काइनेमेटिक्स के अंदर दो स्टेट्स होती हैं, और जो स्टेट लफ्ज है ना, इसका मतलब होता है हालत, प्रेजेंट कंडीशन को कहते हैं स्टेट। जैसे हम कहते हैं ना स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर तीन हालतों में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या गैस की स्टेट होती है, ये हालत वो कहते हैं। कैनेमेटिक्स में इस लफ्ज स्टेट का मतलब होता है या तो बॉडी चलती हुई हालत में होती है या रुकी हुई हालत में होती है। अगर कोई बॉडी चल रही होती है तो हम कहते हैं बॉडी मोशन में है, सही है। और अगर आप फिजिक्स के अंदर बात कर रहे हैं इस चीज के बारे में, मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको उस मूवमेंट की कैलकुलेशन करनी होगी, और उस कैलकुलेशन का नाम है मोमेंटम। कि कोई बॉडी अगर चल रही तो उसके अंदर जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट की क्वांटिटी कितनी है, उस चीज को मोमेंटम कहते हैं। और ये चीज दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर वन मास, नंबर टू वेलोसिटी। अच्छा, इसमें भी देखें ये बात हमें कैसे, किस तरह से हमारे जहन में ये बात आती है। होता ये है कि अक्सर हमने नोट किया है कि कोई लाइट वेट चीज़ हो बेशक, लेकिन अगर उसे हम बहुत ज़्यादा स्पीड से चला दें, तो उस बॉडी के अंदर इतना मोमेंटम, यानी इतना मूवमेंट की क्वांटिटी जनरेट हो जाती है कि हमारे लिए उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बुलेट की एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, कि अगर आप बुलेट किसी को हाथ से फेंक के मार दें, तो एक छोटा सा पत्थर, ज़्यादा कोई औकात नहीं है उसकी, ऐसे ही ना, क्योंकि वो मास तो कुछ है नहीं, आप कितनी स्पीड से फेंक सकते हैं उसको अपने हाथों से, तो वो कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। लेकिन उसी बुलेट को अगर गन में रखकर फायर कर दिया जाए, तो बहुत खतरनाक चीज़ हो जाती है, क्योंकि गन उसको इतनी स्पीड से चलाएगी, जो भी उसके अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी उसके अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा हूँ, जो भी है, उसका एंड प्रोडक्ट ये है कि गन बुलेट को इस स्पीड से चलाएगी जिसकी वजह से उस छोटे से मास में इतनी मूवमेंट की क्वांटिटी जनरेट होगी कि इंसानी बॉडी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उतने मोमेंटम को बर्दाश्त कर सके। और अगर इस चलती हुई बुलेट के सामने, इतने मोमेंटम के सामने कोई इंसानी बॉडी अगर आएगी, तो उसमें से पेनिट्रेट कर जाएगी। यही बुलेट आप किसी दीवार को मार दें, दीवार को कुछ नहीं होगा, क्योंकि दीवार में इतनी स्ट्रेंथ है, उतना मोमेंटम बर्दाश्त कर जाए। समझ आ रही ना बात? तो मोमेंटम में बेसिकली मूवमेंट का मसला है सारा, और किसी बॉडी में जो मूवमेंट की क्वांटिटी है वो उसके मास पर डिपेंडेंट है, बेशक मास कम है, लेकिन अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि बुलेट। इसी तरीके से एक और ऑब्जर्वेशन, कोई मैसिव बॉडी है, मास बहुत ज़्यादा है, बेशक वो मैसिव बॉडी कम स्पीड से चले, उसके अंदर मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक ट्रक है, ज़्यादा मास है, कम मास है, इस ट्रक को आप सिर्फ 10 की स्पीड से चला दें, स्पीड तो बहुत कम है, 10 की स्पीड कुछ भी नहीं है, आप 10 की स्पीड से इसको चलाएं और इस दीवार से टकरा दें, क्या होगा? दीवार टूट जाएगी, ट्रक को नहीं रोक पाएगी, उस मोमेंटम को बर्दाश्त करना इस दीवार के लिए बस की बात नहीं है। तो पॉइंट क्या समझ में आया?
तो कोई बॉडी अगर चल रही है तो उसमें मोमेंटम है, और मोमेंटम की वैल्यू डिपेंडेंट है मास पे और वेलोसिटी पे। ये जुमला बस मैं गलत बोला, मैं फॉर्मूला लिख के बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना डिपेंडेंट है मास और वेलोसिटी पे, ये बात मैंने बिल्कुल गलत बोली, बल्कि आप लोगों ने बोली, तो मैं आप लोगों की बात को रिपीट कर रहा हूँ बार बार। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम बोलते हैं ना कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट होने का मतलब ये होता है आप उन क्वांटिटीज़ का नाम लेंगे जिन्हें आप चेंज करने की जिनको जिनको आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर मास और वेलोसिटी इसके फॉर्मूले में आ रहा है, इन दोनों में से आप चेंज क्या कर सकते हैं, तो ये डिपेंडेंट काहे पे हुआ, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट हुआ। हाँ, इसकी कैलकुलेशन के लिए आपको मास और वेलोसिटी दोनों चाहिए। डिपेंडेंट ये सिर्फ वेलोसिटी के ऊपर है, मास आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मास हमेशा सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, चेंजिंग नहीं आती इसमें कोई। तो देखो, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं फिर, कि मैथमेटिकली it is defined as a product of mass and velocity। और देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। अब यार एक तो इतनी पाबंदियां लगा के चला गया, रेड कलर यूज नहीं करना। हाँ भाई, तो ये इसका सिंबल है P। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है मास को वेलोसिटी से। अच्छा, मैंने एक बात अभी जो बोली ना, कि इंसानी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि इतने मोमेंटम को बर्दाश्त कर सके जितना मोमेंटम किसी बुलेट में होता है। ये बात जो है ना, एक ऐसा इंसान है इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। कौन है वो? रजनीकांत। इस शख्स ने सारी साइंस फेल कर दी है, साइंस से लड़ा ये आदमी। हाँ, ये बुलेट से मैंने उसको रेस लगाते ही भी देखा है बाज मूवीज में, तो रेस लगा रहा है बुलेट, और बुलेट से जीत भी गया। पर रेस तो हम भी लगा सकते हैं बुलेट से, लेकिन हम हार जाएंगे। ये बंदा बुलेट से रेस लगा के जीत जाता है, ये बड़ी खतरनाक बात है। यार तू बहुत फारिग चल रहा है, बताऊं, रजनीकांत की फिल्में देख रहा है तू बैठ के। ये मैंने भी ये सीन देखा है। यार वाकई हाथ से बुलेट पकड़ते मैंने भी देखा है इसको। यार ये क्या तेरे, यूं वो भी बुलेट जा रही है यूं पकड़ ली इसने। अजीब मामला चल रहे हैं यार। हाँ भाई, चलो भाई, इसका यूनिट बताओ। शाबाश। क्या था? किलोग्राम और मीटर अपॉन सेकंड, और इसको सिंप्लीफाई करके न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं, दोनों यूनिट होते हैं इसके। हाँ जी। हाँ भाई, बॉल के पास एक मास है, आपने उसको एक स्पीड से फेंक दिया। अब जैसे क्रिकेट की हिस्ट्री में हाईएस्ट मोमेंटम किस बॉल का था? शोएब अख्तर। सबसे हाईएस्ट स्पीड जो थी वो शोएब अख्तर की थी। तो वो, नहीं नहीं, 161.4, 161.4। और जो सेकंड नंबर हो गया ऑस्ट्रेलियन बॉलर, तो मुझे उसका नाम, शॉन टेट था। हाँ, शॉन टेट था। उसकी 0.2 मीटर पर कम थी, वो 161.3 था। भाई मैं भी हूँ। हाँ, ये दो यूनिट लिखे हुए, मास का यूनिट केजी और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी का, और इसी को हम सिंप्लीफाई करके न्यूटन सेकंड भी लिखते हैं। दो यूनिट लिखे हुए, केजी मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड। ब्रैडली तीसरे नंबर पे आ गया, 161.2 पे। हाँ, कौन सी वाली? मैंने ये कहा था कि जब भी कोई बॉडी, कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, भाई आपको मैं एक बात बोलूँ, आप भागते हुए जा रहे हैं, मैं आपको बोलूँ आपकी बॉडी में मोमेंटम आ गया। अब मैं आपको बोलूँ भाई अपने मोमेंटम को आप कम कर लें, तो आप क्या अपना मास कम करेंगे? वेलोसिटी कम करेंगे ना। तो यानी कि आपका जो मोमेंटम है वो डिपेंडेंट हुआ आपकी वेलोसिटी के ऊपर। मास को चेंज करना आपकी औकात से बाहर है। हम चल जाते मास थोड़ी चेंज कर सकते हैं, या कोई भी बॉडी हो, अपनी तो मैंने एक मिसाल दी, किसी भी चलती बॉडी का बाद में उसका मास को चेंज नहीं करते आप। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। एक और फॉर्मूला होता है इसका, जिसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। और रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम के मामला कुछ इस तरह के होंगे कि फोर्स बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। इस फॉर्मूले को कहा जाता है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम।
अच्छा, एक और भी फॉर्मूला होता है जिससे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का भी एक रिलेशन है, और वो है ये, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, क्या था, टी स्क्वायर अपॉन 2m। ये कहलाता है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्मूले से रिलेटेड मैं आपको चंद बातें बताता हूँ, उसको थोड़ा रफ में कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, उसको थोड़ा गौर कीजिएगा। देखिए, फिजिक्स में ना दो फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करने का मतलब ये होता है कि हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिस फॉर्मूले में वो दोनों क्वांटिटीज आ जाएं जिन्हें आप रिलेट करना चाह रहे हैं। जैसे पहले वाले में क्या लिखा है, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। हमें ये पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला है वो तो होता है F=ma, लेकिन हम चाह रहे हैं फोर्स एंड मोमेंटम को रिलेट करना, यानी एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें फोर्स भी मौजूद हो और मोमेंटम भी मौजूद हो। तो इस फॉर्मूले में मुझे बताइएगा, ये जो ए है ये क्या चीज़ है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता सकते हैं आप लोग मुझे? सिर्फ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, अगर आप लोग इजाजत दें या ना दें, दोनों सूरतों में अपनी मर्जी करूंगा वैसे तो, इसको लिख दूं वी एफ माइनस वी आई, चेंज इन वेलोसिटी को, डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, मास जो लिखा ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर की हर टर्म ब्रैकेट के अंदर की हर टर्म से मल्टीप्लाई होती है, यानी ये बन जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन टाइम। मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी होता है मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम, डिवाइड बाय टाइम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्या कंडीशन बन गई, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो मोमेंटम को अगर हम चेंज करते हैं ना, किसी भी सिस्टम के अंदर मौजूद मोमेंटम को अगर आप चेंज करेंगे तो उस बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगी। इस बात की मैं आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल बताता हूँ, और एक बात और याद रखिएगा। देखें, आजकल साइंस में स्पेशली इंजीनियरिंग के अंदर हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। सुना आप लोगों ने इसके बारे में? एआई बड़ी एक कॉमन आजकल फील्ड चल रही है, और बाज़ यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में भी इसके बाकायदा इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स बनना शुरू हो गए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बड़ा काम हो रहा है पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ भी हो रहा है। अगर इंजीनियरिंग में कुछ चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती हैं, तो रियल इंटेलिजेंस क्या है फिर? हमारा हम है रियल इंटेलिजेंस, इंसान की बॉडी है, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, ये असल रियल इंटेलिजेंस है साइंस की दुनिया में। मतलब साइंस ये समझती है कि असल जो इंटेलिजेंस है ना, वो इंसान है, और उसकी तर्ज पर हम चाहते हैं कुछ डिवाइसेस को बनाया जाए। वो एक अलग डिबेट है, क्या मॉडल है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें अलग कहानी है। मैं सो जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें, हम अगर सपोज करें साइंस के स्टूडेंट ना होते, तो क्या हम ये सब पढ़ते हैं कि फोर्स बराबर होता है मोमेंटम पर यूनिट टाइम? हमारे इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन अगर हम साइंस नहीं पढ़ रहे होते, तो क्या हमारा फोर्स से ताल्लुक कोई नहीं होता? क्या होता? फिर भी ताल्लुक, फोर्स से तो हमारा ताल्लुक होता। हम सब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होते, हम साइंस के स्टूडेंट होते या ना होते, हम कहीं ऊंचाई से अगर जंप कर जाते तो ग्रेविटी हम पर भी एक्ट करती, हमारी बॉडी में भी मूवमेंट होती, हमारी बॉडी में भी मोमेंटम होता, ये सारी चीज़ों से ताल्लुक हमारा होता। लेकिन जो टेक्निकल नाम है ना इन चीज़ों के, उनसे हमारा कोई ताल्लुक शायद नहीं होता, हम इन चीज़ों को इक्वेशन के तौर पर नहीं देख रहे होते। ये जो आप लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं ना इस वक्त, ये जहन में रखें कि अगर आप नहीं पढ़ रहे होते ना, तो भी आपका जो दिमाग है ना, उसके अंदर इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है फिर पहले से। मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। देखें, आप अगर कभी इस फॉर्मूले की, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूँ, आप कहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं। इस फॉर्मूले से एक बात तो समझ में आ गई कि फोर्स और टाइम का इनवर्स रिलेशन है। कम टाइम का मतलब ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा टाइम का मतलब कम फोर्स। और ये टाइम किस चीज़ का टाइम है? ये डेल्टा पी का टाइम है, मोमेंटम चेंज होने का टाइम है ये। तो देखें, अगर आप लोग कभी किसी आदमी को बस से उतरते हुए अगर देखते हैं, आदमी को देखना बस से उतरते हुए, खवातीन को नहीं, क्योंकि जब आप खवातीन को बस से उतरते हुए देखेंगे तो बस पहले रुकेगी, फिर खातून उतरेंगी। लेकिन जब कोई आदमी उतरेगा तो उसको पता है मेरे लिए बस नहीं रुकेगी, और ये गलत हो रहा है आदमियों के साथ। आदमियों को हमेशा चलती बस से कूदना पड़ता है, और ये बहुत गलत तरीका है। ड्राइवर को पता है इसके लिए बस रोकनी नहीं है, और पैसेंजर भी पता है मेरे लिए बस रुकेगी नहीं, उसे पता है मैं चलती बस से ही जंप करूंगा। तो आप जब किसी इंसान को चलती बस से जंप करते हुए देखेंगे ना, तो आप क्या नोट करेंगे? मैं आपको चंद बातें बताता हूँ, बोलेंगे हाँ सर आप सही कह रहे हैं, वाकई ऐसे ही होता है। देखें, आप बस स्टॉप पे खड़े हैं,
आप देखेंगे दूर से स्पीड में बस चलती हुई आ रही है और जिस पैसेंजर को बस से उतरना है और बस का हैंडल पकड़ के आधा लटका हुआ होता है पहले से, आपको पता होता है ये जो उतरने वाला है अभी, हमें पहले से समझ में आ जाता है। बस स्टॉप के करीब पहुंचती है, पैसेंजर को जब अंदाजा होता है कि बस की स्पीड इतनी स्लो हो गई कि मैं जंप कर सकता हूँ, वो जंप करता है, बस के साथ साथ भागता है थोड़ी दूर तक, रुकता है, फिर वापस आता है। भाई जब तुझे उतरना इधर था, तूने जंप भी कर दिया इधर ही, भागता हुआ आगे क्यों गया? ये है उसका इंटेलिजेंस सिस्टम जो उसे ये बात समझाता है कि भाई अगर तू अचानक रुकेगा तो तू गिर जाएगा, क्योंकि अगर तेरे मोमेंटम में चेंज आया और बहुत कम टाइम में चेंज आया तो फोर्स इतनी बड़ी लगेगी कि आप मुंह के बल गिरेंगे। ये इक्वेशन नहीं पता होती हमें, लेकिन हमें ये पता होता है कि हम चलती बस से जम गए, मैं अंदाजा होता है पाँव जमीन में लगेगा और मैं गिर जाऊंगा। हमें अंदाजा होता है मेरा पाँव जमीन में लगेगा और मैं नहीं गिरूंगा, अभी इतनी कम स्पीड है। इसका मतलब आप ये बात जानते थे ना पहले से, पढ़ आप इसको अभी रहे हैं लेकिन आप जानते हैं ये चीज़। या जो लोग साइंस नहीं पढ़ रहे हैं वो भी इस बात को जानते हैं, इसका ताल्लुक हर किसी से। तो हम करते क्या है, देखें, हमारी बॉडी में एक मास है और हम एक स्पीड से चल रहे हैं, हमारी स्पीड वही है जो बस की स्पीड है, लिहाजा हमारी बॉडी में एक मोमेंटम जनरेट हो गया, एक मास एक वेलोसिटी से चल रहा है, मोमेंटम आ गया। मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स लगेगी। तो हम असल में वेट करते हैं इस बात का कि बस की स्पीड इतनी स्लो हो जाए कि आप उस स्पीड को मेंटेन कर सकें। जब आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि बस की स्पीड अब इतनी हो गई है कि आप इसके साथ साथ भाग सकते हैं, तो आप जंप करते हैं और उसके साथ साथ चलते हैं। साथ साथ चलने का मतलब आप मोमेंटम को मेंटेन रखते हैं, जो मोमेंटम आपका बस के अंदर था वही मोमेंटम आप बस के बाहर भी रखते हैं। फिर आप अपनी स्पीड को ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप डिक्रीज करते हैं, तो स्पीड चेंज होने का यानी मोमेंटम चेंज होने का जो टाइम है वो टाइम आपने बढ़ा लिया। जब आप टाइम बढ़ाते हैं तो आपके ऊपर कम फोर्स लगती है, वो कम फोर्स आप बर्दाश्त कर जाते हैं। समझ आ रही बात? इसी तरह से देखो, कभी अगर आप लोगों ने टीवी वगैरह पे अगर देखा हो जो फोर्सेस की ट्रेनिंग्स वगैरह होती है ना, उनमें अगर आप लोगों ने कभी गौर किया हो तो इनकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है चलती ट्रेन से चलती बस से फौजियों को जंप करा देते हैं। एक आम आदमी जंप करता है वो जख्मी हो जाता है, फौजी भी जख्मी होता है लेकिन आम आदमी से कम। जितनी चोटें एक आम आदमी को लगती है ना, उससे कम डैमेज आता है किसी ट्रेंड बंदे के ऊपर अगर वो यही काम करता है। वजह, उसको ट्रेन किस बात पे किया जाता है, उसको ये तो ट्रेन किया जाता है अपना फेस खाली सेफ रखें, उठने की कोशिश ना करें, चलने दें अपने आप को, जंप करें उठने की कोशिश ना करें। अगर उठने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी पे एकदम से मोमेंटम का चेंज आएगा। मोमेंटम में जब चेंज आएगा तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगी, अगर कम टाइम में वही चेंज आएगा तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगी, वो ज़्यादा फोर्स आपको ज़्यादा डैमेज करेगी। इससे बेहतर क्या है कि आप अपने आप को चलने दें, रोल होने दें अपनी बॉडी को, खुद रोकने दें अपने आप को। खुद रोकेंगे तो उससे कहीं कम डैमेज के साथ रोकेंगे जो उठने के चक्कर में होगा आपको। समझ आ रही ना बात? तो एक चीज़ है, देखो आपको ना हल्के हल्के चार चमाटे मारे जाएं, एक जोरदार एक साथ लगा दिया जाए तो जब आप उठेंगे ना वो समझे एक थप्पड़ पड़ा सिर्फ, लेकिन ऐसा पड़ा कि मुंह घूम गया। और जो आप अपने आप को चलने देंगे ना, समझे आपको छह सात थप्पड़ पड़े, लेकिन ऐसे वाले अपना चलो ठीक है खैर हो गई, मतलब कि हल्के वाले थे वो। ये फर्क होता है, असल में हम टाइम से असल में सारा गेम कर रहे होते हैं इसमें। तो ये इसके मामला हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखे हैं, बल्कि हेडिंग मत लिखो, छोड़ो, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख दो उसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। हेडिंग वगैरह की क्या जरूरत है, मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ डायरेक्ट, आप स्टेटमेंट नोट कर लें खाली। लिखें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, in an isolated system, in an isolated system, total momentum of the system, in an isolated system, total momentum of the system total momentum of the system always remain constant. सिस्टम अगर आइसोलेटेड है तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कभी भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अच्छा, एक और बात, एक पॉइंट और भी लिख दो इसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिख दें, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम, an isolated system is that system which is
which is not acted upon, which is not acted upon by any external force, which is not acted upon by any external force. और ये इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, m1u1। हाँ भाई, ये फॉर्मूला जानते हो तुम लोग? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, बुक में जब हम कोई चीज़ लिखते हैं ना, थोड़ा भयानक करके लिखते हैं ताकि लोगों को लगे कोई इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, हालांकि इंतहाई दो कौड़ी की बात होती है। मैं आपको इस लॉ की जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाई है, जो फॉर्मूला वगैरह हमने लिखा, सारी चीज़ें आसान अल्फाज में बताऊँ ना, आप बोलेंगे सर ये तो इतनी आसान सी बात थी, क्यों उसको इतना भयानक कर दिया फजूल में, सिस्टम आइसोलेटेड है, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा और पता नहीं क्या क्या। देखें, सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखें, ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाई है, क्या ये स्टेटमेंट हर कंडीशन पर अप्लाई हो सकती है? नहीं। कब अप्लाई होगी? चलो एक काम, ये बातें का लिख लिख के कर लेते हैं। तो भाई आप लोग ये कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल होगी सिर्फ कब? जब सिस्टम होगा आइसोलेटेड। चले दूसरी बात, सिस्टम अगर आइसोलेटेड है, इसका क्या मतलब है? एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। आसान अल्फाज में लिख देते हैं, सिस्टम आइसोलेटेड का मतलब हुआ नो फोर्स। ऐसा ही है। अच्छा, फोर्स जब नहीं है तो आप लोगों को याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट बताई थी आपको, कि जब फोर्स आता है तो एक्सेलरेशन आता है, ज़्यादा फोर्स आता है और एक्सेलरेशन आता है, और फोर्स नहीं आता तो एक्सेलरेशन भी नहीं आता। तो भाई फोर्स नहीं है तो नो एक्सेलरेशन, इसका मतलब हुआ कि बॉडी में एक्सेलरेशन भी नहीं है। अच्छा, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो टाइम तो गुजर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन अगर नहीं है तो टाइम तो गुजरेगा लेकिन वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा कोई। चाहिए, यानी कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, इसका मतलब हुआ नो एक्सेलरेशन, मतलब हुआ वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बताइए मोमेंटम है? अबे कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आया तो मोमेंटम में भी चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब हुआ मोमेंटम भी हुआ कांस्टेंट, कांस्टेंट मोमेंटम बन गया ये। और अगर मोमेंटम कांस्टेंट, तो ये जो भी चीज कांस्टेंट है वो चीज क्या है? कंजर्व है। सही है। तो जो चीज, या ये कहना, जो चीज चेंज नहीं हो रही वो चीज कांस्टेंट कहलाती है। तो सिस्टम आइसोलेटेड है तो मोमेंटम कांस्टेंट, ये आपने स्टेटमेंट में लिखा है। ये बीच की चीजों को आपने गायब कर दिया बस। अगर किसी सिस्टम को आइसोलेटेड कर दिया जाए तो उसमें से फोर्स गायब हो गई, फोर्स अगर गायब हो जाएगी तो एक्सेलरेशन नहीं आएगी, एक्सेलरेशन नहीं आएगी, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा तो मोमेंटम कांस्टेंट बन जाएगा। यानी कि सिस्टम आइसोलेटेड तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा। आसान बात है, मुश्किल बात है? ऐसी दो दो कौड़ी की बात है, इतने अजीब से अल्फाज लगा के उसे पता नहीं क्या मुश्किल बना दिया। हाँ बोले। नहीं हो सकती? नहीं हो सकती? आप कैसे, आप रियल लाइफ की बातें करो, स्पेस में जाने की बातें भी कर रही हैं, मतलब ये दो अलग अलग बातें नहीं है। मैं आपको स्पेस में मत जाए, अगर आपको ऐसे इमेजिन करना है मैं आपको ये इमेजिन करा देता हूँ। अगर इमेजिनेशन से भी बात करनी है, आपने कहा रियल लाइफ, तो मैंने कहा नहीं हो सकता। सही है। दो बातें जहन में रखें, अगर हम परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कभी जिंदगी में बनाने में कामयाब हो गए ना, इंसान इस बात में अगर कामयाब हो गया कभी, जिसके चांसेस कोई नहीं है, तो यूं समझ लें हम एक ऐसा इंजन तैयार कर सकेंगे जो बगैर फ्यूल के चलेगा। कुछ अजीब सी बात लग रही हो? अब आप बताएं, क्या ऐसा मुमकिन लगता है आपको मुस्तकबिल करीब में कि कोई ऐसी तरक्की हो जाएगी, ऐसा ऐसा सिस्टम बनेगा कि ऐसा इंजन बनेगा, वो इंजन बनेगा, फ्यूल नहीं चाहिए, मैं वैसे ही चलूंगा, बगैर फ्यूल के काम करूंगा? हो सकता है ऐसा? तुम्हें उम्मीद है अभी भी? नहीं होगा कभी भी। एक बात याद रखें, इलेक्ट्रिकल, आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिक कार है ना, फ्यूल नहीं, उसका फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी है, बगैर बगैर फ्यूल को नहीं चलती वो गाड़ी। याद रखें, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी की से शक्लें बदलती हैं, एनर्जी ना बन सकती है ना खत्म हो सकती है। हाँ, पेट्रोल महंगा हो रहा है, दुनिया भर में महंगा हो रहा है, तो लोग चाहते हैं इससे हटकर कोई ऑल्टरनेट, कोई सस्ती चीज लाई जाए। उसके लिए अब इलेक्ट्रिसिटी पर जा रहे हैं कि अभी बैटरी के ऊपर गाड़ी चलाई जाए, पेट्रोल से हम जान छूट जाता है क्या हमारी? तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री की नहीं आएगी, टेंशन नहीं लें, पैसे होंगे उसके भी। चार्जिंग जो आप करेंगे वो अभी पेट्रोल के मुकाबले में सस्ती है, जब उसके ऊपर लोड आएगा महंगी हो जाएगी वो भी। फ्यूल याद रखो, दुनिया में कभी ना सस्ता था ना कभी सस्ता होगा। पाकिस्तान में ऐसे कई तजुर्बे होके गुजर गए, क्योंकि हमारा मुल्क जो है ना, वो
हमारे मुल्क के मामला ना दुनिया भर से बड़े एक्सेप्शनल रहे हैं हमेशा से। अल्लाह ताला ने बड़ी जो है ना चीज़ें दी हैं इस मुल्क में। उनमें से एक चीज़ थी सीएनजी। हमारी अपनी प्रोडक्शन हुआ करती थी, हम इसको यूज़ करके ख़त्म कर चुके हैं। आपको याद नहीं पिछले दिनों में हर गाड़ी पाकिस्तान में चलती थी सीएनजी पे चलती थी, जगह जगह सीएनजी स्टेशन क्यों लगाए गए थे? पेट्रोल उसको भी सस्ता नहीं था क्योंकि लोगों की रीच से बाहर हो रहा था। हमारे पास एक ऑल्टरनेट था, हमने गैस पे कन्वर्ट किया गाड़ियों को। अब हमारे पास गैस भी खत्म हो रही है, वापस से पेट्रोल पे लोड जा रहा है, रिजल्ट आपके सामने है। अब हम जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पे, उस पर लोड आएगा, फिर वो तीसरी मतलब कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ये चीज़ कभी सस्ती नहीं थी ना कभी होगी, याद रखें। जो भी फ्यूल के ऊपर लोड आएगा वो चीज़ महंगी हो जाएगी हमेशा। पॉइंट ये है, अब मैं आता हूँ जरा अपने टॉपिक के ऊपर, कि देखें अगर हम ऐसा इंजन कभी बनाना चाहेंगे ना कि जो बगैर फ्यूल के चल जाए, जान ही छोड़ जाए, मतलब फ्यूल से बगैर फ्यूल के चले, तो उसके लिए आपको सिस्टम को आइसोलेटेड करना पड़ेगा, जो कभी हो नहीं सकता। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड होगा तो क्या सिचुएशन होगी। जिस सरफेस पर आप इस वक्त बैठे हुए हैं, आपके ख्याल में ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है या इस पर फ्रिक्शन मौजूद है? फ्रिक्शन मौजूद है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अब इंजन विंजन को थोड़ा अपने ऊपर रखते हैं सारी चीज़ें, आप भागते हुए आए और इस सरफेस के ऊपर स्लिप करें, तो क्या आप चलते रहेंगे? थोड़ा सा चलेंगे, रुक जाएंगे, बल्कि शायद चल ना पाए, रफनेस बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर, हो सकता है आप स्लिप होने के चक्कर में गिर जाएं भागते में, और अपने आपको रोकेंगे ना, तो आप नीचे से रुकेंगे लेकिन ऊपर से चल रहे होंगे, एनर्जी आपके ऊपर इतना होगा कि आप गिरेंगे मुंह के बल इस पर, अगर ये काम आपने प्रैक्टिकली किया। लेकिन हम सिचुएशन चेंज करते हैं और इस मार्बल के ऊपर पॉलिश कर देते हैं, सही है, तो इसमें से रफनेस थोड़ी इसकी कम हो जाएगी। फिर आप ये काम करें, तो पहले अगर आप 1 सेकंड के बाद रुके थे ना, तो अगर सब पॉलिश कर दोगे तो 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम में रुकोगे, फिर फ्रिक्शन कम होगी, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकेंगे आप। सपोज अगर आप 5 सेकंड बाद रुक रहे हैं, आप यही काम रिपीट करें फिर से, लेकिन सरफेस को पानी फेंक दें पहले, फ्रिक्शन और कम हो जाएगी। अब आप स्लिप करेंगे तो क्या होगा, और दूर तक जाएंगे। फ्रिक्शन को, और ये मैं आपको ग्रेजुअली बता रहा हूँ, मैं फ्रिक्शन को कम कर रहा हूँ असल में, सिचुएशन बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ्रिक्शन को कम कर रहा हूँ। आप इस पर ग्रीसिंग कर दें, तो मेरा ख्याल है ये मिनिमम फ्रिक्शन हो गई जो हम किसी जगह पर प्रैक्टिकली ला सकते हैं। इस जगह पर अगर बात करें, तो आप अगर इस पर ग्रीसिंग करके ये काम करेंगे तो शायद आप यहाँ पे स्लिप करेंगे और शायद दीवार पर जाकर टकराएंगे, बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, कहने का मकसद। अब आप जरा सोचें, कोई ऐसी टेक्निक, भाई पहले मैंने क्या किया, फ्रिक्शन को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, मैंने पॉलिश कर दिया। मैंने बोला और कम करनी है फ्रिक्शन, मैंने इस पर पानी फेंक दिया। मैंने सोचा मुझे और कम करनी है फ्रिक्शन, मैंने इस पर ग्रीसिंग कर दी। अब आप एज्यूम करें मुझे कोई ऐसी ट्रिक जहन में आ गई कि मैंने फ्रिक्शन खत्म कर दी इसमें से, ये एजम्पशन है, प्रैक्टिकली नहीं होगा ऐसा कभी भी। जब ये फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी ना, तो अब आप जब अपने आप को चलाएंगे तो होगा क्या, देखें। आपने कैरम बोर्ड देखा कभी जिंदगी में? उसमें एक शॉट खेला जाता है, रिबाउंड। आप स्ट्राइकर को फेंकते हैं, स्ट्राइकर चलता हुआ आता है, दीवार से आकर टकराता है, बोर्ड की टकराता है, एक एक्शन रिएक्शन के तौर पे वॉल जो है ये स्ट्राइकर पे फोर्स लगाती है, सब वापस भेजती है, इसको रिबाउंड बोलते हैं। आपके ऊपर ये रिबाउंड वाली कैफियत आ जाएगी, फ्रिक्शन लेस सरफेस के ऊपर आपको रखा है और हल्का सा ऐसे चला दिया जाए। अब आप चलते हुए जाएंगे, आप रुकेंगे नहीं कहीं, फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि, और जाके टकराएंगे, जो भी चीज़ सामने आएगी ना, जैसे रूम की बात हो, दीवार सामने आएगी आपके, आप दीवार से आकर टकराएंगे, आपने दीवार को एक एक्शन दिया, दीवार आपको रिएक्शन देके वापस भेजेगी ऐसे, फिर आप दूसरी दीवार से जाकर टकराएंगे, फिर आप यहाँ टकराएंगे, फिर ऐसे वापस आएंगे। आप कभी भी नहीं रुकेंगे, आप ऐसे ही वाइब्रेट करते रहेंगे बीच में, जब तक कि आपको ऊपर से उठाया ना, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, जब तक आप कभी रुकेंगे नहीं। अगर आप इस बात को इमेजिन कर पा रहे हैं, तो आप फ्यूल के बगैर चलने वाला इंजन भी इमेजिन कर सकते हैं। कैसे? इंजन में काम क्या होता है, पिस्टन को चलाना होता है ना, तो पिस्टन चलेगा आराम से? नहीं चलेगा, फ्रिक्शन बहुत होती है, लोहे पर लोहा टकरा रहा है, फ्रिक्शन बहुत है। फ्रिक्शन को कम करने के लिए फ्यूल जलाते हैं, सही है। अगर सपोज करो कि मैंने इसको सरफेस फ्रिक्शन लेस बनाया, इसको उठा के मैंने रोल किया, बीच में पिस्टन लगाया और पिस्टन को एक बार चला दिया, पिस्टन रुकेगा कभी? ये आएगा फिर वापस आएगा, फिर जाएगा फिर वापस। बगैर फ्यूल का चल रहा है इंजन, मत दें आप फ्यूल, उसको चलता रहेगा ये, तो रोक लेना। अबे भाई एक बात मुझे बता, सिग्नल आता है तो गाड़ी रोकता है तू, इंजन बंद करता है? नहीं ना, इंजन नहीं बंद करता है, इंजन चल रहा होता है, आप गाड़ी रोक लेते हैं। और जब रोकने हो रोक लेना, फिर दोबारा चल जाएगी वैसे ही। सोच तो, ख्वाब में तो बड़ा सोच। एक बात है देखो, ये तो सारी थी इमेजिनेशन है ना। मैंने क्या कहा, जहाँ पे आप गाड़ी के टायर को चला रहे हैं ना, तो रोड ही है वो। आपने फ्रिक्शन का, मैंने ये नहीं बोला कि रोड, इस रोड के ऊपर गाड़ी नहीं चलाने बोला, मैंने कहा सरफेस को उठाएं, रोल करें, इसमें पिस्टन लगा दें। अंदर पिस्टन बगैर फ्यूल का चल रहा है, बाहर बैठ के आप सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होंगे, लेकिन टायर पे तो फ्रिक्शन है ना, टायर रोड पर है, उसको तो फ्रिक्शन है, उसको आप कंट्रोल करना अपने हिसाब से। फ्यूल गाड़ी के अंदर खर्च हो रहा है, वो खत्म हो जाएगी कंजम्पशन उसकी। हाँ वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अब तुम इतनी दूर जाने, यार यही इमेजिन कर ले ये बात, मैंने यही तो बोला। आपने मुझसे दो बात नहीं कि सर ऐसा प्रैक्टिकल हो सकता है, मैंने कहा नहीं हो सकता। आपने कहा स्पेस में, मैंने इस बात पे कहा
अगर इमेजिन ही करना तो इतनी दूर मत जाओ, यही इमेजिन कर लो। क्या चली जाओ, मुझे बताइए वहां जाके क्या हुआ, मैं बाकी बच्चों को बताऊंगा। मैं असल में सोच नहीं पा रहा स्पेस के मामला तो हाँ, ग्रेविटी अगर जीरो हुई ना तो हम में से कोई भी खुदकुशी नहीं कर सकेगा कभी भी। भाई बहुत आसान, बहुत बड़ा ताल्लुक है। सपोज करो अभी अल्लाह ना करे यहाँ से अगर हम जंप करने का प्लान बनाए तो क्या होगा? खतरनाक मामला तो होगा ना, पहले नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, ऐसे ही। ग्रेविटी खत्म हो गई, अब क्या होगा? जा जाके कूद जा, गिरेंगे नहीं नीचे, कूदेंगे वहीं लटके रहेंगे, फायदा वहीं से अब्बा आके पकड़ेंगे। आ जा, बहुत तुझे शौक हो रहा है। हमें प्रेशराइज करने की कोशिश। आपको पता है अब्बा हल्के में भी नहीं आते कभी। हाँ मजा आ जाएगा हाँ, कुछ भी नहीं होगा, चलेंगे तो मोमेंटम होगा ना। इसके लिए आपको काम ही करना पड़ेगा। ऐसे ग्रेविटी नहीं है, आपने बोला यार मेरा दिल कर रहा है मैं ऊपर से गिरूं नीचे। अब एग्जाम्पल के तौर पर सोच लेना क्या हो गया। आपने बोला यार मेरा दिल चाह रहा है मैं नीचे गिरूंगा। अच्छा, बच्चे नहीं करते, बेड पे खड़े हो जाते हैं, उछलते हैं, गिर जाते हैं नीचे और हंसते भी ऊपर से। आप ऐसा सोचें, नेगेटिव ना सोचें। तो हुआ आपने सोचा मेरा दिल चाह रहा है मैं नीचे गिरूं, मजा आएगा नीचे गिरने में। अबे लोग पता नहीं क्या क्या पैसे दे दे के गिर रहे हैं नीचे। वो क्या क्या वो डाइविंग वगैरह जो होता है, स्काई डाइविंग वगैरह, वो क्या है वो सारा गेम यही है ना, मैं गिरूंगा नीचे मुझे, और मैं मरना नहीं चाहता, मुझे गिरना भी मुझे मरना भी नहीं है। मुझे बेल्ट बांध के फेंक दो नीचे, मुझसे पैसे भी ले लो। गेम चल रहा है ना दुनिया भर में इतना महंगा शौक है ये। लोग जहाजों पे जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं भाई? जंप करूंगा नीचे, पैराशूट पहन के। भाई हिम्मत हो तो ऐसे ही कूदना बिला वजह में। ये लोग कर रहे हैं ये काम, तो आप ऐसा सोचें, नेगेटिव ना सोचें। तो भाई हुआ ये, ग्रेविटी नहीं है सपोज कर लिया आपने। अब सोचा भाई मेरा दिल चाह रहा है मैं नीचे गिरूं, आप गिर जाइए, आप वहीं रहेंगे। फिर आप किसी को बुलाएंगे, यार मेरे को पता धक्का मार दो ना नीचे। तो आपको ना दो काम, आप भागते रहेंगे खिड़की से कूदेंगे, आप वहीं रहेंगे, फिर एक बंदा आके आपको नीचे धक्का देगा। फिर आप चलना शुरू होंगे, और जब आप चलेंगे वो कांस्टेंट स्पीड से चलेंगे, क्योंकि ग्रेविटी है ही नहीं। तो स्पीड जो भी होगी वो वही रहेगी, उसमें चेंजिंग कोई नहीं आएगी। चलो भाई, एक सवाल आया हुआ है इसका मार्केट में, छापो। बल्कि इसके क्वेश्चन अच्छे खासे हैं टाइप के हवाले से अगर देखा जाए तो। भाई करना भाई नहीं, डेरिवेशन का काम कोई नहीं है, तो आसान सी बात नहीं, मैंने इसलिए बता दिया। डेरिवेशन का क्या काम है हमें? प्रूफ तो मैंने इसका भी नहीं बताया, इस पर आपने कोई एतराज नहीं किया। ड्राइव तो मैंने ये भी नहीं करके दिखाया। हाँ भाई लिखो। अच्छा, ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये कभी पेपर में नहीं आया, लेकिन ये बुक से रिलेटेड है, इसको ऐसी प्रैक्टिस के तौर पे कर लें लेकिन। तो चलें छापें, लिखें 100 grams bullet, 100 grams bullet is fired, 100 grams bullet is fired from a 10 kg gun is fired from a 10 kg gun, gun हाँ भाई gun, with a speed, of 1000 meter per second. Calculate, calculate, शाबाश। Calculate the speed of recoil of gun. यस। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात जरा सुन लें। अच्छा एक काम करो, इसका ऑप्शन भी लिखो फिर बात करते हैं। बस स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ गन पर रुक जाए, ऑप्शन लिखने इसके। इसके ऑप्शन है 10, 20, 30 और नन ऑफ दीज। पहला ऑप्शन 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा 20 मीटर पर सेकेंड, तीसरा 30 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट ऑप्शन है वन ऑफ दीज। अबे नन ऑफ दीज भाई, ये कोई ऑप्शन होता है? वन ऑफ दीज, दिमाग खराब है क्या? अपने मतलब की बात है, तुम लोग ऐसा सुनते हो ना फोन एकदम से सब जाग गए, अरे ये क्या ऑप्शन आया। अटेंडेंस शीट किसके पास है? अटेंडेंस शीट आई थी? हो गई सबकी अटेंडेंस, कोई बचा हुआ तो नहीं है? यार काशी भाई रिमोट तो ला दें यार, हम खुद ही खेलते रहेंगे इससे। माइनस में आएगी, बिल्कुल माइनस में आएगी, नहीं यहाँ पर नहीं है रिमोट, माइनस में आएगी। अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये न्यूमेरिकल्स की ना, मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स की एक बहुत कॉमन टाइप है ये, जिसमें गन और बुलेट के बारे में बात हो रही होगी जैसे यहाँ पर हो रहा है। तो याद रखिए, गन और बुलेट की जब भी बात होगी तो इन दोनों की इनिशियल स्पीड आपने जीरो रखनी है।
सही है। अच्छा वैसे इसके ऑप्शन में नन ऑफ दीज मैंने अभी इसलिए लिखवाया था क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने डेटा में शायद कुछ मुझसे चेंजिंग हो गई है, तो मैंने इसलिए नन ऑफ दीज लिखवाया था, वरना मुझे 10 20 30 और 40 बोलना था। तो जब भी ये वाली सिचुएशन आएगी ना, तो जैसे ये गन की बात हो रही, ओए होए होए होए, क्या गन बनाई है भाई, ओए होए, इसमें पानी भरें ऐसी पिचकारियां आएंगी कि बस। हाँ भाई, तो इस गन की देखो इनिशियल स्पीड आपको, अबे यार मैंने फिर रेड कलर यूज कर लिया, ओहो हो। हाँ भाई, तो सपोज कर लो, कर लिया, सपोज कर लो कि इसकी स्पीड मुझे चाहिए, तो क्या स्पीड है इसकी फायर होने से पहले? यार ये किसको चाहिए था, ये भाई खुद ही खेल ले भाई, इसको किसको चाहिए। खेलने के बाद ये नहीं कि लगे मैं उसी को एक बार करके रख देना। तो इसकी इनिशियल स्पीड है 0, और गन के अंदर मौजूद है एक अदद बुलेट। बुलेट की स्पीड आपको कितनी दिख रही है? 0 दिख रही है। ये दोनों देखें, बुलेट फायर होने से पहले गन में रुकी हुई होती है, और गन खुद भी रुकी हुई होती है। जब आप ट्रिगर दबाते हैं ना, तो बुलेट एक स्पीड लेकर बाहर जाएगी। अगर इसकी इनिशियल स्पीड को आपने नाम दिया है u2, तो इसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी v2, जो कि आपको बताई गई है कितनी, 1000 मीटर पर सेकेंड। 1000 मीटर पर सेकेंड इसकी फाइनल स्पीड। ये मुझे कैसे पता चल रहा है? क्योंकि बुलेट की इनिशियल स्पीड 0 होती है, तो जो दी हुई है वो फाइनल है। अच्छा, बुलेट जाती है इस तरफ एक स्पीड v2 से, और गन होगी रिकॉयल इस तरफ एक स्पीड v1 से। ये स्पीड आपको बतानी है, ठीक है। और ये जो माइनस साइन आपकी कैलकुलेशन में आ रहा है, वो यही बात इंडिकेट कर रहा है। फिजिक्स में नेगेटिव साइन का मतलब ही ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, कि बुलेट जो है वो 1000 की स्पीड से आगे गई है, और गन 10 की स्पीड से पीछे की तरफ गई है। आपके पास ये फॉर्मूला मौजूद है, m1u1 प्लस m2u2। तो ये मैंने लिख दिया, देखो 0 बल्कि नहीं, 10 kg गन थी ना, गन की मास 10 kg हो गया, और इनिशियल स्पीड 0। बुलेट का मास 0.1 kg, 100 ग्राम्स डिवाइड बाय 1000 करेंगे 0.1 किलोग्राम हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय जो भी इसकी इनिशियल स्पीड है u2 0। 10 kg इसका मास, फाइनल स्पीड आपको चाहिए 0.1 kg इसका मास, और फाइनल स्पीड इसकी दी हुई आपको 1000। 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इक्वल टू 0, 10v1। और इसको आप 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बार डेसिमल को आगे ले जाएंगे। देखो ये लिखा हुआ 0.1, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि डेसिमल को 3 स्टेप आप राइट पर मूव करवा दें। एक बार राइट पर मूव कराएंगे तो ये बन जाएगा 1, एक और बार राइट पर मूव कराएंगे तो ये बन जाएगा 10, एक और बार राइट पर मूव कराएंगे ये बन जाएगा 100। यानी देखो ये लिखा हुआ था 0.1, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3, 3 बार ले जाइए मूव करा के राइट पे, तो ये बन जाएगा 100 प्लस 100। अब ये प्लस का 100 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 100 हो गया, ये हो जाएगा 10v1, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, v1 बराबर हुआ 10 मीटर पर सेकेंड के। शी इज द आंसर। हाँ जी। नहीं है हमारे पास कॉमन सेंस, हमें बताना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कहने, मैं इसलिए बता रहा हूँ माइनस में आएगा आंसर आपका। अब माइनस देखकर आप कंफ्यूज ना हो जाए, माइनस साइन क्यों आ रहा है, तो ये सही आ रहा है बिल्कुल। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, बुक में तो आंसर लिखा उसमें माइनस साइन नहीं लगा हुआ, उसमें से न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है। हाँ तो लेकिन उसमें होना चाहिए माइनस, आपकी कैलकुलेशन में आएगा माइनस, बुक में नहीं लगा हुआ माइनस साइन, बुक में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है। तो पॉइंट इज के माइनस साइन देखकर टेंशन में ना आए, कैलकुलेशन सही हुई है ये। चले भाई नेक्स्ट लिखें। या इसमें देखा कंफ्यूजन किस टाइप की हो सकती है, मैं अगर इसमें ऑप्शन चेंज करूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज करूं, एक ऑप्शन दे दूं 0, एक ऑप्शन दे दूं 10, एक ऑप्शन दे दूं -10, एक ऑप्शन नन ऑफ दिस, तो आप प्रेफर किसको करेंगे? -10 को। अगर किसी एक को अगर सेलेक्ट करना ना, तो फिर आप -10 को यूज करें, अगर दोनों वैल्यूज दी में प्लस माइनस दोनों दी में। ऐसी कुछ मिसालें मौजूद हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेरे जहन में एक सेकेंड ईयर का एक टॉपिक इस वक्त आ रहा है जो अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप पढ़ेंगे अभी अपने सेकेंड ईयर की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 में। उसमें ये प्लस माइनस का चक्कर बहुत है। तो मैंने MCQs में न्यूमेरिकल के अंदर देखी ये चीज़, एक वोल्टेज की कैलकुलेशन है, उसका आंसर आता है 2, उसके फॉर्मूले में माइनस साइन लगा हुआ है इंडक्शन के न्यूमेरिकल में, जो फॉर्मूला है। तो उसमें एक ऑप्शन +2 भी दिया हुआ और एक -2 भी दिया हुआ। तो आपको सेलेक्ट करना होगा किसको, जो साइन के साथ जो प्रॉपर आंसर आ रहा है उसको आप यूज़ करेंगे। हाँ, लेकिन आप देखें मैंने आपको ऑप्शन में माइनस साइन नहीं बताया ना। और मैंने एक और बात क्लियर की, आपके जहन में ये भी आ सकता है कि मेरा आंसर -10 आ रहा है,
और ऑप्शन में -10 नहीं है, और साथ में एक ऑप्शन नन ऑफ दीज है, तो कहीं नन ऑफ दीज तो आंसर नहीं है इसका, आप ऐसा सोच सकते हैं। तो इस बात को मैंने क्लियर किया कि जब मैं क्वेश्चन लिखवा रहा था तो मेरे जहन में डेटा में कुछ कन्फ्यूजन थी, तो जो आंसर मेरे जहन में था, मेरे जहन में यह आया कि शायद ये आंसर ना आए, तो मैंने एक नन ऑफ दीज लिखवा दिया। इन केस वैल्यू मैच नहीं करते हम नन ऑफ दीज को टिक कर लेते। -10 देख के कंफ्यूज ना हो, मैं हर बात के एंड पे ये कह रहा हूँ, इसका आंसर -10 आएगा। हाँ। अबे भाई, एक काम करो, तुम लोग एक काम करो, नन ऑफ दिस को काट के ना 40 मीटर पर सेकंड कर दो। वो मैंने अपने वजह से लिखवाया था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे साथ शायद डाटा चेंज हो गया, तो इसलिए मुझसे गलती हुई, और मैंने नन ऑफ दिस लिखवा दिया एक ऑप्शन, कि अगर वाकई मैंने डाटा चेंज कर दिया तो मेरा आंसर सही नहीं आएगा, तो मैं नन ऑफ दिस टिक करा दूंगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कर सकते हैं। अगर आप M1 को 100 ग्राम रखेंगे तो M2 को फिर 10 kg रखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने M1 को रखा है 100 ग्राम यानी 0.1, तो फिर इस V1 को आप 0 कर देंगे और V2 को कैलकुलेट करेंगे। 0.1 किलोग्राम होगा ना। दोबारा बोलें, क्या आपने बोला, दोबारा रिपीट करें मुझे कुछ। एक चीज ध्यान में रखें, देखें, हम लोग जो सिस्टम ऑफ यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो है MKS। कौन सा सिस्टम यूज कर रहा है? MKS। MKS का मतलब क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड। अगर आपने किसी भी सिस्टम में लेंथ को रखा है मीटर्स में, तो आपके लिए जरूरी है कि मास केजी में होना चाहिए। आपको स्पीड किस यूनिट में दी हुई है? मीटर पर सेकंड में। लेंथ का यूनिट मीटर नजर आ रहा है यहाँ पे, तो मास का यूनिट क्या होना चाहिए? केजी होना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आप इसको चेंज करना, आपके जहन में आ रहा है मुझे ग्राम्स में नहीं, मुझे किलोग्राम में नहीं, ग्राम्स में कैलकुलेशन करनी है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इस पर पाबंदी तो नहीं है, लेकिन इस केस में पाबंदी है, क्योंकि आप अभी MCQ सॉल्व कर रहे हैं ना, आप ना अपनी वर्किंग दिखा रहे हैं इस वक्त, ना अपनी मर्जी का आंसर लिख रहे हैं। आपको एक सवाल दिया गया और उसके एक्सपेक्टेड आंसर लिखे हुए साथ, किस यूनिट में लिखे हुए? मीटर पर सेकंड में आंसर लिखे हुए, यानी कि MKS सिस्टम फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर ये वैसे ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते, इसमें ऑप्शन का चक्कर नहीं होता, न्यूमेरिकल होता है सिर्फ, MCQ के तौर पे नहीं होता, और आप सोचते हैं मुझे CGS में करना, तो इस बात पे कोई पाबंदी नहीं है, कर लें आप CGS। मास और ग्राम्स में रखें, लेकिन जो स्पीड है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में लेकर जाएं। फिर उतनी कहानियां करने की जरूरत क्या है, सीधे सीधे MKS पर हो। अच्छा एक बात और, मैंने एक चीज़ नोट की है कि अक्सर स्टूडेंट इस बात पर क्यों कंफ्यूज होते हैं। हमारी जो केमिस्ट्री की बुक है ना, उसमें ज़्यादातर जो कंडीशन है ना वो CGS पे लिखी हुई है, ज़्यादातर। बल्कि आप CGS की बात करें तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की अगर हम बात कर रहे हैं, मोल का जो फार्मूला है इंतहाई आसान और सबसे कॉमन यूज होने वाला फार्मूला, उसमें लिखते हैं मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास, लिखते हैं ना, ग्राम्स उसके अंदर आ रहा होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो अक्सर बच्चे इस बात पर कंफ्यूज रहते हैं, मैंने नोट किया ये, कि भाई केमिस्ट्री वाले सर आते हैं कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम में बात करो, फिजिक्स वाले कहते हैं केजी में आ जाओ, तो बच्चे इस बात पर कंफ्यूज होते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, आप इस बात को ध्यान में रखें कि आपकी फिजिक्स की जो पूरी किताब है ना, सिवाय एक चैप्टर के, वहाँ पर हम पहुँचे ही नहीं है, पहुँचेंगे जब बात करेंगे वहाँ तक, कि वो पूरी की पूरी हमारी किताब लिखी हुई है MKS के ऊपर, मीटर किलोग्राम सेकंड पर रहना आपने। C फॉर केमिस्ट्री, C फॉर CGS, इस तरह याद रखना है कि जो CGS सिस्टम में ज़्यादातर केमिस्ट्री में मिलेगा वो फिजिक्स में कहीं नहीं मिलेगा आपको, एक चैप्टर में दिखेगा, वो चैप्टर पर जब पहुँचेंगे जब बात करेंगे। हाँ बोलें, क्या करना है? अच्छा चलाना है, रिमोट के यहाँ पे पास कर दो भाई पीछे। भाई ये जो है ना, ये बड़ा हाँ बोलें। क्या क्या मैंने क्या किया? ये वाला स्टेप मैंने 0.1 को मल्टीप्लाई बाय 1000 किया ना भाई। देखो ये वैल्यू लिखी हुई है 0.1, इसमें बताएं जरा ये पॉइंट आपको कैसा लग रहा है? जहर लग रहा है? इसको आप यूं लिख सकते हैं, 1 एक्सपोनेंट -1 लिख सकते हैं .1 को, और इससे आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 1000 से, तो 1000 को मैं ये लिख सकता हूँ एक्सपोनेंट 3। कोई एतराज तो नहीं इस बात पे? अच्छा, मल्टीप्लीकेशन हो रही है 10 और 10 बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी,
तो 1 की जगह पे 1 रहेगा और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 एक्सपोनेंट 2। 1 एक्सपोनेंट 2 का मतलब 1 के आगे 2 जीरो लगा दें, यूं कर लें। चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखिए। टू बॉडीज, एक बार मुझे पहले क्वेश्चन लिखवाना था, उसके बाद सवाल पूछेगा, एक मिनट रुक जा। लिखें टू बॉडीज, ये कौन है ब्रेकें लगा लगा के हंस रहा है? मैं अजीब टेंशन में आके मुझे लग रहा है कोई गाड़ी रुक रही है और रुक नहीं पा रही। आप ये लिखें टू बॉडीज ऑफ मास, टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg। चलो लिखो यार, तुम लोगों को पता है, मैं मेरे वैसे ही पता है हाथ और मुंह दोनों बंदे में, इसकी वजह से मैं जवाब भी नहीं दे पाता। तुम लोग खाली ना जनैती उस्ताद को एंजॉय कर रहे हो खाली। हाँ, नहीं 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 छोड़ो, लिखो। लिखें अ बॉडी ऑफ, नहीं क्या था, टू बॉडीज ऑफ मास 6 kg एंड 4 kg आर मूविंग। पहले मैंने क्या बोला था यार, ये पहले 4 बोला था, 4 kg, ये सीक्वेंस के साथ ही लिखिएगा, पहले 4 लिखें फिर 6 लिखें, क्योंकि स्पीड भी मैं उसी हिसाब से बताऊंगा आपको इनकी। तो पहले 4 kg आएगा और फिर 6 kg आएगा। तो टू बॉडीज ऑफ मासेस 4 kg एंड 6 kg आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, are moving towards each other with velocity, with velocity of 6 meter per second and 8 meter per second, 6 meter per second and 8 meter per second after collision, after collision they stick together, they stick together and start moving with same speed, with same speed. Calculate the final speed. ऑप्शन लिखो इसके, एक ऑप्शन लिखो इसका 2.4 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन लिखो 4.8 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन लिखे 9.8 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट ऑप्शन वन ऑफ दीज, यानी कि वन की स्पेलिंग में एन लगा दें शुरू में, नन ऑफ दीज। अच्छा भाई जरा बताएं इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, मोमेंटम के सारे फॉर्मूले आपके सामने मौजूद हैं, कौन से वाले फॉर्मूले का केस बनता हुआ दिख रहा है ये? अगर मैं इसको नाम दे दूं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन से वाले का केस है? नंबर 4 वाले का केस है। तो चलें ज़रा ट्राई तो करें पहले, वैल्यूज़ मैंने आपको सारी बता दी हैं और देखें आप लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अबे यार फिर मैंने रेड कलर यूज़ कर लिया। जी भाई रिमोट जो है ना एसी से खेल के फौरन वापस ले आए, रमूट यहाँ भेज दो, रमूट। वो मैंने स्पीड क्या बताई थी दोनों की, 6 और 6 and 8।
हाँ भाई, किसको खेलना था? लीजिए, आप भी अपना शौक पूरा कीजिए। हाँ, ये डायरेक्ट अगर एक ही जगह पे चलती रहती है। वैसे मौसम भी थोड़ा मुनासिब हो गया भाई, इसीलिए सब बीमार हो रहे हैं। ये तो एंट्रोपी बढ़ रही है सिस्टम की, रैपिड टेम्परेचर चेंजेस। देखना आजकल कितने लोगों के गले खराब चल रहे हैं आसपास। यही तो वजह है। और तू यहाँ आ गया बगैर मास्क के, और हमें बता भी रहा है। तो ये जो टेम्परेचर में रैपिड चेंजेस आते हैं ना, ये मुकम्मल सर्दी आ जाएगी, मामला सेट हो जाएंगे सबके। हो गया, खेलिए आप, लाइए। हाँ भाई, कोई पहुंचा फाइनल आंसर तक? मेरे ख्याल में नन ऑफ दीज, वैसे मैंने नन ऑफ दीज सेफ्टी के तौर पे लिखवाया, मैंने जबानी कैलकुलेशन की, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो, तो फिर नन ऑफ दीज है। हाँ। हाँ, ऐसा ही है। ना ना, ऐसा नहीं है, मास भी तो इन्वॉल्व हो रहा है साथ में। बेसिकली देखें, एक बात याद रखें कि जब भी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की वैसे, सुनो भाई सब लोग एक बात सुने। मेरे पास एक स्टेटमेंट आई है और आप इस सब लोग इसका जवाब सुने। जब भी दो बॉडीज के दरमियान कोलिजन होता है ना, तो याद रखिए उनकी वेलोसिटीज कभी भी प्लस माइनस नहीं होती, हमेशा मोमेंटम ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। क्या चीज प्लस माइनस होती है? एम और वी का प्रोडक्ट जाकर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, वेलोसिटी कभी ऐड नहीं। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। सपोज करें कि एक कार है और एक ट्रक चलता हुआ आ रहा है, सही है। कार की स्पीड है 0, ट्रक की स्पीड मान लीजिए 50 की स्पीड है ट्रक की। ट्रक आके 50 की स्पीड से कार से टकराया, तो बताइए कार क्या 50 की स्पीड से चलेगी, या कार के लिए वो झटका बहुत जोरदार है? ट्रक ने टक्कर मारी, ध्यान में रखिएगा। ट्रक ने टक्कर मारी उसको, तो बताइए, अगर चले मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। एक कार है 0 की स्पीड पर रुकी हुई है, एक ट्रक चलता हुआ है 20 की, हल्की स्पीड चलता हुआ है, आराम से आया, कार को उसने आराम से टक्कर लगा दी। तो क्या ये कार के लिए टक्कर, ट्रक की टक्कर है आराम से? उसके ऊपर इम्पैक्ट बड़ा खतरनाक होगा उसका। क्यों? ट्रक के ऊपर इतना बड़ा मास भी तो है, 20 की स्पीड तो थी उसके लिए, उसका मास कितना बड़ा है। एम और वी का जो प्रोडक्ट है ना, वो मोमेंटम जाके कार में ट्रांसफर होगा, वो चीज को डैमेज करेगी। अगर ऐसा होता ना, तो भाई कार खड़ी हुई है, हल्के से आके ट्रक टकरा गया इससे, तो कार को भी हल्का से ही कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मोमेंटम ट्रांसफर होता है हमेशा। सेम मास होगा, तो ट्रक ने हल्के से ट्रक को टक्कर मारी, हल्का सा डैमेज। ट्रक ने जोर से ट्रक को टक्कर मारी, जोरदार डैमेज। यानी कि जैसा, जैसी बॉडी होगी वैसे डैमेज भी होगा। लेकिन मासेस में अगर फर्क है, इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल ये गन और बुलेट भी हो सकती है। बुलेट आगे गई, क्या अपनी स्पीड ट्रांसफर करके गई है ये उसको, गन को? बुलेट आगे गई थी 1000 की स्पीड से, अगर ये अपना अपनी स्पीड ट्रांसफर करके जाती ना, तो ये गन रिक्वायर होती 1000 की स्पीड से पीछे की तरफ। समझ आ रही बात? और जितनी स्पीड से बुलेट आगे गई है ना, इतनी स्पीड से फायर करने वाला बंदा पीछे जा रहा होता। आगे गोली लगने से एक बंदा मरता, पीछे बंदा लगने से 6 बंदे मरते। मतलब ये इम्पैक्ट आता है इसका। लेकिन इसने अपना मोमेंटम जब ट्रांसफर किया ना, तो इसकी स्पीड होती 1000, लेकिन गन के पास मास बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू बुलेट। तो गन हल्की सी स्पेस रिक्वायर होगी, बाकी सारा उसका मोमेंटम मास में बैलेंस हो जाएगा। हाँ भाई, आप तो सब ना एक बाजमात गलती कर रहे हैं। वो गलती जरा सुनिए क्या है, जिसकी वजह से आप लोग का आंसर सही नहीं आ रहा। ये बताएं कि मोमेंटम बाय नेचर स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, बल्कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसे ही ना। और फिजिक्स की जबान में बताइए कि ऑपोजिट डायरेक्शन को हम किस चीज से शो करते हैं? नेगेटिव साइन से। या कहीं नेगेटिव साइन आ जाए तो इस बात का मतलब क्या निकाला जाता है? डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब आप जरा देखें, ये डायग्राम मैंने इसीलिए ड्रॉ की थी। यहाँ पर कंडीशन क्या बताई गई है कि दो मासेस हैं, एक है 4 kg, एक है 6 kg, सही। इसकी इनिशियल वैल्यू m1, इसकी m2, इसकी इनिशियल स्पीड u1 जो कि दी हुई है 6 मीटर पर सेकेंड, इसकी इनिशियल स्पीड u2 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो m1 u1 बन जाएगा। इसका इनिशियल मोमेंटम क्या बन जाएगा? m2 u2। टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या हो जाएगा? जो आपने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, m1u1 प्लस m2u2। लेकिन इस केस में चेक कीजिए, क्या मोमेंटम दोनों की सेम डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ साइन क्या लगना चाहिए? यहाँ नेगेटिव साइन लगेगा। ये गलती कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि मोमेंटम क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। टकराने के बाद क्या कंडीशन दी हुई है? देखो, टकराने के बाद ये बताया जा रहा है कि दोनों बॉडीज चिपक गई आपस में, और एक ही स्पीड से साथ चलना शुरू कर दिया उन्होंने। यानी आप अगर इसको इमेजिन करें ना सिचुएशन को, तो आप यूं सोचें,
ये कार है, लाइट वेट बॉडी, एक ट्रक आ रहा है, मैसिव बॉडी, ये दोनों एक दूसरे की तरफ यूं आ रहे हैं इस तरह से, सही है। इसकी स्पीड जो है वो 6 है, इसकी स्पीड 8 है। ये यूं चलते हुए आए दोनों, इनका टक्कर हुई इनकी, और यूं चलते हुए आए, और ट्रक जो है कार को ऐसे यूं ले गया पीछे। आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर एंड फाउंड मूविंग विद सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन। ट्रक इसको लेकर चला गया। 2.4 इसका आंसर है। मेरी कैलकुलेशन 2.4 की ही थी। तो भाई देखो, m1u1, तो मास इसका क्या हो जाएगा, m1 कितनी वैल्यू हो गई 4 kg, और इसकी स्पीड थी 6। उसके बाद m2 हो गया 6 kg और स्पीड थी 8। इनके बीच में साइन क्या लगाएंगे आप, माइनस साइन, इक्वल टू, उसके बाद ये है 4 kg और इसकी स्पीड है v। फाइनल स्पीड दोनों की सेम है ना, और वही आपको चाहिए फाइनल स्पीड। तो आप इसमें 1 और 2 मेंशन नहीं करेंगे, जब सेम स्पीड हो तो एक ही वैल्यू लिखेंगे, v और v दोनों को लिख दो। तो ये हो जाएगा 8v, बीच में बताएं साइन क्या लगाएं, प्लस साइन, क्योंकि टकराने के बाद दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आप इसके लिए लगाएंगे प्लस साइन। तो ये हो जाएगा 4 × 6 यानी कि 24, माइनस 6 × 8 48। v आपने कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा भाई गलत 4 kg, और 1 मिनट, ये 6 kg था, ये 6 kg था, मैंने गलती से 8 लिख दिया। 4 + 6 और v आपने कॉमन ले लिया। हाँ भाई 24 - 48 24, और ये हो जाएगा v × 10। 10 को लाकर डिवाइड करें यहाँ पर, 24 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू v। किसी भी नंबर को जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो डेसिमल को एक बार लेफ्ट मूव करा दें, यानी कि 2.4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये जो माइनस साइन आ रहा है ना, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन का मतलब एक ही होता है, नेगेटिव साइन का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ये आपको ये बता रहा है कि भाई ये जो 24, ये 2.4 की स्पीड है ना, ये बता रहा है कि भाई लाइट वेट बॉडी यूं चलती हुई आ रही थी, टकराने के बाद ये उधर चलना शुरू हो गई इतनी स्पीड से, ऑपोजिट चल रही है इस स्पीड से। पहले जिस स्पीड से चल रही थी, टकराने के बाद उसकी ऑपोजिट स्पीड से चलेगी, और मैग्नीट्यूड होगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। ये बात इसमें बताई जा रही है आपको। तो भाई क्या ख्याल है, आज की अदालती कार्रवाई खत्म करें, वैसे इसके सवालात मजीद हैं, लेकिन एक और तरह सा टेक्निकल इसका टाइप है, परसेंटेज वाली कैलकुलेशंस भी इसकी आती हैं। पास्ट पेपर में ऐसे सवालात मौजूद हैं, लेकिन मैं अभी स्टार्ट नहीं करूँगा उसको, मैं उसको कल स्टार्ट करूँगा क्लास उसी पॉइंट से, ताकि उसको हम थोड़ा टाइम लगाएंगे। वो एक नई कैलकुलेशन होगी, मेरा जहाँ तक ख्याल है आपने पिछले तकरीबन 1-1.5 साल में, जब से आप मैट्रिक से बाहर निकले हैं, हालांकि आप लोग वही लोग हैं ना, मैट्रिक में पेपर नहीं हुए थे, और फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी रिड्यूस हो गया था आप लोगों का, वही लोग हो ना तुम लोग, गरीब लोग कहीं के। हाँ बोले, कोई सवाल था। हाँ, अबे गन, जब आप बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट कहाँ जाती है, आगे, और गन भी आगे निकल जाती है, ऐसा होता है, गन से फायर की, गन आगे निकल गई, या बंदा पीछे की तरफ जाता है, तो खुद नहीं जाता, वो गन पीछे फेंकती है। हाँ ऐसा ही, ये सीन है। हाँ, लेकिन नेगेटिव साइन भाई किसी एक के लिए अपोजिट डायरेक्शन आएगा। अब मैं अगर यहाँ पर एक काम करूँ, सपोज करें कि मैं ये बोलता हूँ कि भाई मेरी नज़र में ये m2 है और ये m1 है, अब बताएं क्या होगा। अब आप ये लिखेंगे ना भाई, इसको फिर u2 करना पड़ेगा, आप इसी कैलकुलेशन दोबारा से देंगे, ये u2 हो जाएगा और ये u1 हो जाएगा, ऐसे ही। अब आई जरा दोबारा से, m1 की जगह मैंने लिख दिया 6, और इसकी स्पीड क्या लिखी हुई है 8, सही है, माइनस साइन, m2 को मैंने लिख दिया 4 और इसकी स्पीड कितनी है 6, इक्वल टू, अब ये प्लस में आ जाएगा। यानी भाई आप जब माइनस साइन या प्लस साइन देख रहे हैं तो किसी एक बॉडी की रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। अगर यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब है ये स्पीड कैलकुलेट हुई है इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर बॉडी, जो लाइट वेट बॉडी है। और अब अगर ऐसे बात करेंगे तो उसमें माइनस साइन नहीं आएगा, तो आप इसका मतलब ये निकालेंगे जो मैसिव बॉडी है कंपैरेटिवली, उसके लिहाज से वेलोसिटी कैलकुलेट हुई है, स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ये मान जाने इसका। कहाँ पे, कहाँ, कौन है ये? हाँ, क्या? लेकिन एक मिनट, उसमें जो है ना, ये वाला केस में, उसमें भी सेम केस था बिल्कुल, कि बुलेट जो है गई थी आगे, लेकिन इनिशियली ना दोनों बॉडी रुकी हुई थी, उसमें आपको ये वाली सिचुएशन का सामना इसलिए नहीं करना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं उधर, ये दोनों चीज़ें जीरो हो गई थी। आप सिंपल एक बॉडी को यहाँ पर लेकर आ गए थे बस, किसी भी एक को, जिसको आप लेकर आए उसके बाद माइनस साइन लग गया। यहाँ पर क्या केस है, यहाँ दोनों बॉडीज चल रही हैं, तो आपको किसी एक के लिहाज से डायरेक्शन डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे मैंने इस वक्त जो लाइट वेट बॉडी उसको पहले लिखा है, मेरा आंसर है माइनस साइन लग गया,
तो ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि लाइट वेट बॉडी अपनी इनिशियल डायरेक्शन के कंपैरिजन में ऑपोजिट चलेगी इतनी स्पीड से। अगर मैं मैसिव बॉडी को यहाँ पे रखूंगा तो ये माइनस साइन नहीं आएगा फिर। पर आप मैसिव बॉडी के रिस्पेक्ट से बात करेंगे और प्लस आने का मतलब वो पहले जहाँ चल रही थी अभी भी वहीं चल रही है। नहीं है ना, मैंने अभी इतनी पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में इतनी लंबी तकरीर यही तो की थी। न्यूमेरिकल के अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहे होते हैं सिर्फ। अबे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। ऑप्शन में मैंने लिखवाया था, मैं बार बार कह रहा हूँ। मैंने उसमें नन ऑफ दिस क्यों बोला था ये मैंने आपको बहुत बार रिपीट किया अभी। मैं खाली को 6-7 बच्चों ने मुझसे अलग अलग ये सवाल किया। 6-7 बच्चों ने मुझसे अलग अलग सवाल किया, मैंने सबको एक ही जवाब दिया। अब आपने जाते थे फिर वही बात की। नन ऑफ दिस मैंने अपनी सेफ्टी के लिए लिखवाया था, मुझे लिखवाना नहीं था नन ऑफ दिस उसके अंदर। तो 10 ही आंसर था उसमें बस। नेगेटिव साइन को आप नहीं बात करेंगे। नहीं नहीं, मैंने कब मैंने नॉट भी टिक कराया उसमें। आपने खुद किया भाई, आपके अपने हमारे हैं, मैंने नहीं किया ही। मैंने 10 को ही टिक करवाया था। उसमें मैंने ये कहा था, हाँ मैंने एक बात ये जरूर बोली, मैं आपको बता दूं। इन केस अगर ऑप्शन में 10 और -10 दोनों आ जाए तो फिर आप साइन को इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन जो उसने बनाया है ना, वो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से आपसे बात करना चाह रहा है, इसका मतलब है तो आप उसमें डायरेक्शन वाले ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। हाँ, ये कभी की बात नहीं है, ये पास पेपर का सवाल है, मैंने अपनी मर्जी से दिया भी नहीं है ये।